नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ऋतुराज सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास अपनी कोशिका से संबंधित दूसरी क्लास है, जिसमें हम वही 10 प्रश्न देखेंगे जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। और आपको पता है इस क्लास की विशेषता क्या है कि हम एक प्रश्न के साथ उसके सभी विकल्पों की व्याख्या करते हुए चलते हैं, जिससे कि हमारे उस प्रश्न से इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो भी इसी एक प्रश्न में सम्मिलित हो जाएं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में सत्य कथन नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में सत्य कथन नहीं है। सत्य नहीं है मतलब क्या कहा गया है कि असत्य कौन सा है। पहला है अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। एकदम सही बात है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। दूसरा इसी में अगला लिखा हुआ है जो केंद्रक झिल्ली द्वारा ढका रहता है। जो क्या होता है, केंद्रक झिल्ली द्वारा ढका रहता है। तो ये गलत है दोस्तों। ध्यान से देखो, आपने क्या कहा कि पहला फैक्ट तो एग्जामिनर ने एकदम सही दिया है कि अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, और दूसरा इसी में क्या कह दिया कि केंद्रक झिल्ली द्वारा ढका रहता है। तो ये एकदम गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है वो केंद्र झिल्ली द्वारा ढका नहीं रहता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत फैक्ट है। तो आपका आंसर यहाँ एक तो ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इनमें कोशिका विभाजन असूत्री एमाइटोसिस प्रकार का होता है। तो सही बात है, एमाइटोसिस प्रकार का होता है। ऑप्शन सी कह रहा है ए व बी दोनों। तो ए व बी दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि बी इसका सही है, यानी कि बी फैक्ट है वो एकदम सही है कि कोशिका विभाजन असूत्री प्रकार का होता है। केवल बी, तो केवल बी भी नहीं हो सकता और ए बी भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। यह प्रश्न है इसलिए दिया गया है क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या होते हैं कि एक ही पॉइंट को यानी कि लाइन के एक ही भाग को पढ़ते हैं और पूरी लाइन को ना पढ़ते हुए वो अपना आंसर गलत कर बैठते हैं। तो पूरे एक एक शब्दों को देखना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका है। और कंपटीशन में पढ़ाई से ज़्यादा इस बात की महत्वता होती है कि आप कितने सचेत हैं। और सचेत का मतलब ये है कि आपने प्रश्न को पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद में एक एक लाइन को समझने के बाद में आपने आंसर दिया है। क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी यहीं पर क्या हो जाएंगे, पढ़ा कि अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, खत्म, आगे चलो। तो ये नहीं, केंद्रक झिल्ली द्वारा ढका नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन ए, निम्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, लाइसोसोम आदि नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में सत्य कथन पूछा यानी कि सही कथन। तो पहला एकदम सही है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है ये कोशिकाएं अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होती है। ये भी बात एकदम सही है, हैप्लॉइड होती है। तीसरा प्रश्न है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के स्थल मीजोसोम कहलाते हैं। ये भी एकदम सही है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रेस्पिरेशन के जो साइट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, मीजोसोम कहलाते हैं, जो कि कोशिका झिल्ली के वलनों में या फोल्ड्स में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों फैक्ट सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपको ये सभी चीज़ें नोट करनी है ताकि आपको एग्जाम में जब जाए तो एक बार इनका रिवीजन हो सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए है केवल ए, बी है केवल बी, सी है ए व बी दोनों, और डी है सी व डी दोनों। तो देखिए कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है, सभी को पता है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, ये भी किस में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है, जो कि पत्तियों को
हरा रंग प्रदान करने का काम, साथ ही प्रकाश संश्लेषण का काम भी करता है। तीसरी कोशिका झिल्ली। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली जो है वो आपकी प्लांट्स प्लस एनिमल्स दोनों में पाई जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट्स प्लस एनिमल दोनों में पाई जाती है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ए व बी दोनों। अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल तथा हरितलवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट ऐसे कोशिकांग हैं जो केवल पादपों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन तथा माइटोकॉन्ड्रिया पादप व जंतु दोनों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरा प्रश्न डिटेल में पढ़ना है और नोट भी करते रहना है, ताकि ये चीज़ें आपको एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण तैयारी करने में भूमिका अदा करे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राइबोसोम के लिए प्रयोग में लिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मैं बार बार आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो कोई छोटी बड़ी एग्ज़ाम नहीं है, छोटी मोटी एग्ज़ाम नहीं है। आपको प्रश्न सभी को आते हैं, आंसर सभी को आते हैं, फंस कहाँ सकते हैं उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और हम फंसते कहाँ पर हैं, हम प्रश्न को सही से या तो पढ़ते नहीं है, और पढ़ते हैं तो वो एकदम से नहीं को हम बोल जाते हैं, सत्य नहीं है। जैसे ही हमने प्रश्न देखा और आपनो ध्यान सीधो जाए कि सत्य, अच्छा तो सत्य पर टिक कर अच्छी ना जावा, तो अपन सत्य नहीं पूरा देखना है। पूरा क्या कह रहा है कि सत्य नहीं है, और सत्य नहीं है तो आपको छोटा सा लिखना है कि असत्य पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, राइबोसोम की खोज जी.ई. पैलाडे ने की, एकदम सही बात है, जी.ई. पैलाडे ने की। राइबोसोम को राइबोसोम नाम रिचर्ड बी. रॉबर्ट्स ने दिया, ये भी एकदम सही है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, सही है। जो फिर 3 भागों में बटा होता है, नहीं। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, यहाँ तक सही है, लेकिन जो फिर 3 भागों में बटा होता है ये गलत है, क्योंकि राइबोसोम 2 भागों में बटा होता है या 2 प्रकार का होता है। एक 70S राइबोसोम, एक 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला ऑप्शन है, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, तो ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही है। इसका मतलब पूछा क्या है, असत्य, तो असत्य कौन सा हो जाएगा, सी। सी में सिर्फ यहाँ तक सत्यता है कि राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, ये सही है, लेकिन फिर बटा होता है, तो फिर ये 3 भागों में नहीं 2 भागों में बटा होता है। 70S 80S और 70S भी 2 प्रकार का होता है, 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट, जबकि 80S भी 40S सब यूनिट और 60S सब यूनिट। तो ये 3 में नहीं 2 में होता है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, एकदम सही है, क्योंकि प्रोटीन की फैक्ट्री भी अपन राइबोसोम को कहते हैं। अगला 5वां प्रश्न है, नाभिक के अलावा यानी कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। ऑप्शन ए तारक काय, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्लस एक और होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स प्लस एनिमल दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे कोशिकांग हैं जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरितलवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीशर ने 1869 में की तथा डीएनए का
डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन तथा क्रिक ने दिया। तो डीएनए से संबंधित सूचना भी इसमें आ गई और न्यूक्लियस के अलावा डीएनए किसमें पाया जाता है वो भी आपको पता चल गया। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर आप क्लास ध्यान से पढ़ रहे हो और नोट कर रहे हो तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऊपर आ चुका है। यदि आपका ध्यान पूरी तरीके से क्लास में है, देखिए मात्र 10 या 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की क्लास होती है। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि क्लास को ध्यान से पढ़ो, साथ में इनको नोट भी करना। जिस दिन आपकी एग्ज़ाम हो उस दिन मिलाना और कमेंट करके बताना कि सर हमारे इतने प्रश्न सही हुए जो कि आपकी क्लास से आए हैं। मैं वादा करता हूँ और दावा करता हूँ कि आपको इस क्लास से लगभग प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि इस क्लास की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये कि ये वो प्रश्न हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि यहाँ पर अपन सभी जो ऑप्शन हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो इस क्लास में अंत तक एक तो वही विद्यार्थी बना रहेगा जिसकी दिल से पढ़ाई करने की इच्छा है और साथ जिसको सिलेक्शन करवाना भी है। इस बार जिसको सिलेक्शन चाहिए वही विद्यार्थी अंत तक क्लास में टिका रहेगा, बाकी विद्यार्थी तो बोर होकर क्लास बंद करके चले भी जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बोर नहीं होना है, आपको पूरी क्लास लेनी है। छठवां प्रश्न है अपना प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित। ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी सेंटेरोसोम, बी ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई आर और तथा राइबोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम दोनों। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम की प्रेजेंस के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। एक SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है, यानी कि स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है। और दूसरी होती है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज SER, that means smooth endoplasmic reticulum, and second is RER, that means rough endoplasmic reticulum। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि एग्जामिनर काफ़ी चतुर होते हैं और एग्जामिनर यह भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ SER या RER। तो आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए तैयार रहना है। SER की फुल फॉर्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER की फुल फॉर्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्याख्या देखते हैं इसकी। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कला में राइबोसोम लगे होते हैं तथा यह राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे तंत्र में अधिकतम ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, यानी कि ऐसा कौन सा जिसमें
एटीपी अणुओं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज का अपघटन, ऑप्शन बी क्रेब्स चक्र, सी अंतिम श्वसन श्रृंखला, डी जल अपघटन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अब ऑप्शन बी क्यों है ये हम एक्सप्लेनेशन व्याख्या में देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको ध्यान से देखना है और नोट भी करना है। श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। प्रश्न यदि घूमे तो क्या पूछ सकता है कि क्रेब्स चक्र कोशिका के किस कोशिकांग में संपन्न होता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। हर प्रकार के प्रश्न के लिए आपको तैयार होना है, हर प्रकार के प्रश्न के लिए। और प्रश्न आपको खुद निर्माण भी करने आने चाहिए कि ये कैसे हो सकता है, इसका आंसर क्या आ सकता है। जिस दिन अपनी थिंकिंग एग्जामिनर की थिंकिंग से मैच करने लग गई उस दिन हमारा सिलेक्शन पक्का है। आपको आपका सिलेक्शन लेना है तो आपको अपनी सोच को एग्जामिनर की सोच से 2 कदम आगे रख के सोचना है कि किस प्रकार से वो एग्जामिनर हमें फंसा सकता है और हम कहाँ फंसते हैं और हम कैसे उस बाधा को पार करें। ये सभी चीज़ अगर आप सोचकर एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इस चक्र की खोज किसने की? हैंस क्रेब ने। कब की? 1937 में। तो हैंस क्रेब्स चक्र की खोज किसने की? हैंस क्रेब्स ने। कब की? 1937 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत, दीर्घस्थि, अग्नाशय, तिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी तिल्ली। इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, लसिका कोशिकाएं अर्थात लिम्फोसाइट सेल्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। क्या हैं? एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं, मतलब WBC। क्या है? WBC, जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियां, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। किस किस के द्वारा हो सकता है? लसिका ग्रंथियों के द्वारा, तिल्ली के द्वारा, थाइमस ग्रंथि के द्वारा, अस्थि मज्जा के द्वारा। लसिका कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। दैट मीन्स lymphocytes cells are 2 types. First is B lymphocyte and second is T lymphocyte. अगला जो प्रश्न है वो है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। वेरी सिंपल प्रश्न है, आप सभी को आता है। तुरंत आंसर बताएं कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, बी लिपिड से, सी कार्बोहाइड्रेट से, डी ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा डी, अर्थात प्रोटीन और लिपिड दोनों से क्या बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय प्रोटीन एंड लिपिड। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल, बी थियोफ्रेस्टस, सी चार्ल्स डार्विन, डी अरस्तु। तो देखिए, आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। थियोफ्रेस्टस किसके हैं? बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। चार्ल्स डार्विन विकासवाद के हैं और अरस्तु बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु है। एक्सप्लेनेशन में अपन देख सकते हैं, आप नोट भी कर लीजिए कि आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान तथा प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। विकासवाद के जनक चार्ल्स डार्विन हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आए होंगे, साथ ही पसंद आए होंगे। यदि क्लास
अच्छी लगी, आपको ये लगता है कि ये प्रश्न हमारी एग्ज़ाम की तैयारी को और अधिक बूस्ट करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।